Good morning, students. Myself, Dr. Dushyant Pradeep, and you're watching me on my YouTube channel, that is Dr. Dushyant's Physics Class. That do not forget to subscribe the channel down here and also press the bell icon. Thank you. Let's start. आज का जो पहला टॉपिक हम लेंगे रिव्यू करेंगे दैट विल बी फोर्स एंड देन वी विल हैव एन आई on some concepts of trigonometry. So first, force. We'll talk about force, different concepts of force. So when it was being studied, there was a concept. When motion was studied, there was a concept of inertia. The concept of inertia was there. तो जब फोर्स की बात आती है तो पहला कंसेप्ट एक हमारे पास आता है इनर्शिया। इनर्शिया के कंसेप्ट को स्टडी किया गैलीलियो ने। द नेम गैलीलियो गैलीली, ही स्टडीड दिस कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया फोर्स। उसने कहा भाई कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, अब हम लास्ट लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं, हमने दो स्टेट्स पढ़ी हैं, मोशन और रेस्ट। गैलीलियो ने कहा, हमेशा कहा कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो हम उसे रेस्ट में नहीं ला सकते, और जब वो रेस्ट में होती है उसे मोशन में नहीं ला सकते। देयर इज ऑलवेज एन अपोजिशन इन इट। उसने कहा कि जब भी किसी बॉडी का स्टेट चेंज करना हो, मींस यू हैव टू स्टॉप अप ऑब्जेक्ट और यू हैव टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, you have to face an opposition. आपको एक अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। आप इस तरह से ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को रोक नहीं सकते हो। तो इसका मतलब है जब रेस्ट से मोशन में जाओगे तब भी आपको कुछ अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी। उसने कहा जो अपोजिशन होती है इन, या अपोजिशन को आप कह सकते हो द रेजिस्टेंस। किसमें है वो रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट while executing motion, while executing motion, that is resistance. उसने कहा ये क्या है? रेजिस्टेंस है भाई। तो ये रेजिस्टेंस, ये कंसेप्ट जो था, ये किसने दिया? गैलीलियो ने। इसीलिए लॉ ऑफ इनर्शिया जो दिया था, जो कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया दिया था, वो किसने दिया था? गैलीलियो ने। लेटर ऑन न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉज दिए। न्यूटन ने हमें सेट ऑफ 3 लॉज दिए। 3 लॉज का एक सेट बना के हमें दे दिया, जो हमारे सारे के सारे मोशन, या आप कह सकते हो मैकेनिक्स को डिराइव करता है। मैकेनिक्स क्या होती है भाई? व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, ये क्या है? ये वो ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की, जो डील करती है किसके साथ? डील करती है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं मोशन। जो किसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं? मोशन। और मोशन एग्जीक्यूट करने वाले पूरी ब्रांच को, फिजिक्स की पूरी ब्रांच को, पूरी उस कंसेप्ट को कहते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए जो 3 रूल्स दिए न्यूटन ने, वो सेट ऑफ रूल्स जो हैं उन्हें कहा गया न्यूटन्स लॉज। सो ये लॉज ऑफ मोशन बन गए, ये बन गए लॉज ऑफ मोशन।
चलिए, अब लॉज ऑफ मोशन की बात आई तो अभी याद रखना, इनर्शिया वाला कंसेप्ट मैंने पूछना है आपको फिर से। लॉज ऑफ मोशन की जब बात आ गई तो हमारे पास उसने सेट दिया 3 लॉज का, लेकिन कोई भी लॉ जो था वो इंडिपेंडेंट भी था और इंटरडिपेंडेंट भी था। मींस वो लॉज इंडिविजुअली भी अप्लाई हो रहे थे बट वो एक दूसरे के साथ भी रिलेटेड थे। पहला लॉ क्या कहा उसने? पहले लॉ को उसने असिस्टेंस लिया, पहले लॉ को डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने किसका असिस्टेंस लिया? गैलीलियो के कंसेप्ट का। गैलीलियो को कौन सा कंसेप्ट? इनर्शिया का कंसेप्ट। गैलीलियो ने इनर्शिया बोला था, उसने कहा था कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन ले जाना है या मोशन से रेस्ट ले जाना है तो अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। तो मोशन लॉ ने, न्यूटन ने क्या कहा? यस, उसने कहा कि बिल्कुल अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। और कितनी अपोजिशन फेस करनी पड़ती है? उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी अगर आपको स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी है। मींस अगर आपको बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले जाना है तो आप क्या फेस कर रहे हो? You have to move an object which is at rest to a state of motion, or according to law of inertia you are feeling some opposition. इस अपोजिशन को कोप कैसे करोगे तुम? इस अपोजिशन को बैलेंस कैसे करोगे? उसका सॉल्यूशन किसने दिया? न्यूटन ने। उसने कहा कि देयर शुड बी अ फोर्स that is equal to opposition that has to be applied if you want to move the object from the state of rest to state of motion, या उल्टा, या मोशन से रेस्ट में लाना है तो कितनी अपोजिशन लग रही है उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। तब इसने उसको, इसीलिए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया किसने? गैलीलियो ने। एप्लीकेबल किसने किया? अप्लाई किसने किया अपने लॉज में? लॉज ऑफ मोशन में अप्लाई किसमें हुआ? न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है? हाँ भाई, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है? फॉर अ बॉडी to be in state of rest or in motion, an external force is applied to change their state. Change their state means बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज देयर स्टेट। ये एक स्टेटमेंट आ गई। दूसरी एक और स्टेटमेंट, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट of rest or motion until or unless an external force is applied. ध्यान रखना। हाँ भाई, अनम्यूट करके देखना, कोई एक चेक करना अनम्यूट हो रहा है ना आपका। एक्सटर्नल force, yes, until or unless an external force is applied. ये बात समझ आ रही है आपको? जो मैंने समझाया उसी को राइट किया है हमने। अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until or unless an external force is applied. ये क्या था आपका? ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ।
अब देखना मैं इसी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सेकंड के साथ कैसे कनेक्ट करता हूं। याद रखना किस चीज को, ये लास्ट वाली लाइन को, एक्सटर्नल फोर्स को। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बेटा इसी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू देता है। उसने कहा द एक्सटर्नल फोर्स, वो कोई अलग से लॉ नहीं बना, ये उसी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू देगा सेकेंड लॉ, जो फर्स्ट लॉ में यूज हुई थी। किसके लिए यूज हुई थी? टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैं इसको डिनोट कर रहा हूं एफ से। किससे डिनोट कर रहा हूं? एफ से। विल बी द, किसके बराबर होगी? द रेट, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड कर दें टाइम से, क्या? फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर रहे हैं हम, डिवाइड कर दें किससे? टाइम से, तो वो रेट बन जाता है उसी फिजिकल क्वांटिटी का। किसका रेट बन जाता है? उसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो अभी हम यहां देखेंगे, एफ, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एफ विल बी द रेट ऑफ किसका? चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। चलिए अब यहां पे आते हैं हम, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ, तो एफ किसके बराबर हो गया? एफ जो है विल बी एन ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है तो इसलिए हम प्रोपोर्शनल का साइन चेंज करेंगे, यूज करेंगे यहां। ये साइन किसका होता है बच्चे? प्रोपोर्शनट। प्रोपोर्शनेट क्या होता है? इन टर्म्स, जैसा एफ बढ़ेगा ऐसा ही इधर वाली टर्म जैसे चेंज होगी उसी तरह एफ भी चेंज होगा। तो ये क्या कहा उसने? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट, रेट का मतलब है भाई डिवाइड, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चलिए तो फोर्स किसके बराबर हो गई? चेंज इन मोमेंटम, चेंज, चेंज हो गई मोमेंटम में। बेटा मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है, मोमेंटम किसके बराबर होता है? अब बात कर लेते हैं मोमेंटम की, ये वाली डेफिनेशन याद रखना आप लोग। ठीक है, अब यहां पे मोमेंटम की जब हम बात करते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, फिर दूसरा आपने यहीं से निकाल दिया कि फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी पढ़ा हुआ है ना, F इज इक्वल टू एम इंटू ये। बेटा ये ऊपर से इसी फर्स्ट से ही डिराइव हुआ है, दैट वी विल डिस्कस लेटर, जब हमारे पास ये वाला टॉपिक आएगा, अभी आएगा, जल्दी से आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, तो हम इसको पूरा डिराइव करेंगे। सो F विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कंसेप्ट कहां से आया? उसने हमें ये कंसेप्ट दिया, उसने सिंपल कंसेप्ट यही निकल गया। ये मैं थोड़ा चलो समझा भी देता हूं आपको, ऐसे नहीं तो आपको रहेगा, क्योस रहेगा। यहां देखिए, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम है। चलिए मैं बता देता हूं मोमेंटम किसके बराबर होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू, व्हाट इज द मोमेंटम? पढ़ा हुआ आपने, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, तो मास को मैं m से डिनोट कर रहा हूं, वेलोसिटी को मैं डिनोट कर रहा हूं v से, और मोमेंटम होता है बच्चे p। सो p इज इक्वल टू m इंटू v। सो जब f को हम लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटा रहा हूं, कांस्टेंट आएगा, यहां कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले लेंगे हम, जो भी है, तो हमारे पास आ गया चेंज। बेटा चेंज को डिनोट करते हैं डेल्टा से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा इज द स्मॉल ट्राइंगल। डेल्टा किसका? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम मतलब डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी, ध्यान से, डेल्टा पी, पी किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी, ये अपॉन टी। ये दिख रहा है आपको सब? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चे?
हाँ निपुण क्लियर है? तो अब F आ गया बेटा आपके पास, यहां देखिए अब डेल्टा इंटू मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन बच्चे मास तो कभी भी चेंज नहीं होता है। मास चेंज होता है? मास चेंज होता है, यस मास चेंज होता है, बट एट वेरी हाई वेलोसिटीज। बट जो वेलोसिटीज हम पढ़ रहे हैं उन वेलोसिटीज पे मास की वैल्यू चेंज नहीं होती। मास चेंज नहीं होता मतलब मास को हम बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या रह गया? चेंज इन सिर्फ वेलोसिटी, चेंज इन ओनली वेलोसिटी। बेटा ये क्या बन गया? ये क्या है? अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय टाइम का मतलब क्या होता है? रेट। किसका? जो ऊपर है। ऊपर कौन है? चेंज इन वेलोसिटी। जिससे डिवाइड हो रहा है उसी के साथ पीछे सिर्फ लगा देना रेट ऑफ, आगे वही जो न्यूमरेटर है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और बेटा ये होता है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेल। हो गया काम। ये वाला हिस्सा है, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? ये जो मैंने राउंड ऑफ किया है, ये वाला हिस्सा जो है, सिर्फ इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो F किसके बराबर आ गया? मास इनटू, यही तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां तक ये बात समझ आई आपको? ठीक है, चलिए अब थर्ड लॉ आ गया। थर्ड लॉ ने भी इसी फोर्स की बात की है। थर्ड लॉ जो है आपका, थर्ड लॉ इसी फोर्स की बात करता है। पहले लॉ ने क्या कहा? पहले लॉ ने कहा कि जब तक फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक कोई भी चेंज नहीं होगी। दूसरे लॉ ने उस फोर्स की वैल्यू दे दी कि कितनी लगानी है। थर्ड कहता है फोर्स जो लगा रहे हो अगर मैं उसको बोलूं एक्शन, ठीक है, फोर्स में जो लगा रहे हो, एक्शन क्या है? अप्लाइड फोर्स। थर्ड लॉ कहता है भाई जितनी तुम फोर्स लगाओगे तुम्हें इतनी महसूस भी होगी। क्या होगी? इतनी महसूस भी होगी। मींस यू विल एक्सपीरियंस, मींस यस, सो यू विल फील सम फोर्स। और उस फीलिंग को बेटा हम कहेंगे रिएक्शन। क्या कहेंगे? रिएक्शन। So reaction is what? It is experienced force. It is experienced force. तो थर्ड लॉ कहता है to every action there is an equal and opposite reaction. ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो थर्ड लॉ है बेटा, ये बहुत चीजें, ये तो दुनिया के हर हिस्से में आ गया। ये तो कंजर्वेशन को आगे आपको कंजर्वेशन बताएगा कि कंजर्वेशन ऑफ सर्टेन फोर्सेस या कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ अदर थिंग कैसे आप एक्सप्लेन करते हो। कंजर्वेशन ऑफ मास जो है अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरी चीजें कैसे एक्सप्लेन करते हो, दैट विल बी सोनली डिपेंडेंट अपॉन दिस न्यूटन थर्ड लॉ। और न्यूटन के थर्ड लॉ ने आपको एक चीज और बताई है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर हैं। मींस फोर्स लगाओगे, अप्लाई करोगे तो उसी समय आपको क्या लग जाएगी? एक्सपीरियंस्ड फोर्स लग जाएगी। बच्चे किसी का ना पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है शायद। हाँ, जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछना हो तो या कुछ बात करनी हो उस समय अनम्यूट कर लेना। थोड़ा सा आवाज आ रही है, ठीक है बेटा? ठीक है, हाँ। एक्शन और रिएक्शन, अब यहां पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे अपने आप आपने लगाई एक फोर्स, कौन सी वाली? एक्शन।
लेकिन जैसे ही एक्शन लगाई वहां पे कौन सी फोर्स आ गई? इसका मतलब है एक्शन कभी अकेला नहीं होगा, जब भी होंगे वो दोनों होंगे। मीन्स ऑलवेज देयर विल बी पेयर ऑफ फोर्सेस। तो यहां हमेशा एक बात याद रखना, थर्ड लॉ सिर्फ एक्शन रिएक्शन की बात करता है बट समझाता बहुत कुछ है। वो कंजर्वेशन बताएगा आपको आगे जाके, बट इस समय ही उसने हमें यह बता दिया कि फोर्स कभी भी अकेली नहीं लगेगी, जो फोर्स लगाओगे इतनी फोर्स एक्सपीरियंस भी होगी। तो ये बात समझ आई आपको? इतना समझ आ गया? ये तो था आपका बच्चे फोर्स, और जब भी फोर्स लगाई जाएगी तो ये न्यूटन के तीनों लॉज एप्लीकेबल होंगे। अब तीनों लॉज को एक स्टेट में पढ़िए, एक सिंगल लाइन में पढ़िए। क्या बोला है उसने कि टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, या सिंपली कह सकते हो विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम and an equal force is experienced when this is applied। ठीक है ना? एक सिंगल लाइन बात एक फोर्स की हो रही है। कौन सी वाली फोर्स की? जिसको अब लगाने से स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। पहला लॉ बताता है कि फोर्स के बगैर कुछ नहीं होगा, दूसरा लॉ उस फोर्स की वैल्यू देता है, तीसरा लॉ देता है कि जब फोर्स लगाओगे तो वो अकेली नहीं होगी। तो तीनों लॉज एक ही फोर्स में, एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में कंबाइन हो गए। बट ये तीनों लॉज पूरी मैकेनिक्स, एक पूरे कंप्लीट ब्रांच ऑफ फिजिक्स को डील करते हैं, तीनों के तीनों। और जहां जहां ये डील करते हैं, जिन जिन मैकेनिक्स के जहां जहां डील करते हैं बेटा, उस सारी मैकेनिक्स को कहते हैं हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? दिस इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सो यहां यहां भी न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल हैं। कोई ऐसी जगह अगर न्यूटन के लॉज कहीं फेल हो जाते हैं या किसी रिलेटिव एक्शंस में हो जाते हैं तो वहां पे वो एक्शन जो है वो न्यूटोनियन नहीं होगी। देन वी आर मूविंग टूवर्ड द रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट। कहां चले जाएंगे हम? रिलेटिविस्टिक मींस वहां पे मोस्टली क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है बेटा, वेलोसिटी वो बहुत हाई हो जाती है, वेलोसिटी चली जाती है लाइट की स्पीड पे, तो तब जाके न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, तो यहां तक समझ आया आपको? दूसरा कंसेप्ट मैंने ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा ही कंसेप्ट है, वो मुझे आपको बताना था। दैट इज व्हाट? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट talk about talk about your sine, cos and tan, the ratios. So what we are dealing with two concept, one thing that is Pythagoras। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का भी टॉपिक है। पाइथागोरियन रूल्स क्या हैं? ये रूल्स जो हैं, ये दोनों चीजें जो हम स्टडी कर रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये दोनों जो आपके कंसेप्ट्स हैं, दे आर बोथ ऑफ देम, दे आर फॉर व्हाट? दे आर फॉर द perpendicular, yeah, you can see the right angle triangles। This is A, this is B, and this is C। According to the rule of Pythagorean, this AC is the longest side and VC is at hypotenuse। ठीक है? This BC at this time, this BC and AB, they are smaller than as compared to AC। चलिए, अब जो भी आप क्लासेस में हो मुझे ये बताएंगे बारी बारी। एक बार बोलना है आपने, आंसर गलत है सही मैं बाद में बताऊंगा, बट बारी बारी आपने बोलना है। मुझे बताइए व्हाट इज BC? देखिए आप, और कोई? और कोई? व्हाट इज BC? BC। और व्हाट इज AB? हाँ जी बेटा, अभी तक AB या BC बेस है या परपेंडिकुलर है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक मैं आपको पोजीशन ऑफ बेस एंगल ना बताऊं। पोजीशन ऑफ
बेस एंगल ना बताऊं? बेटा जी अगर पोजीशन ऑफ बेस एंगल यहां आती है थीटा, तो ए बी बेस बन गया। कौन बन गया? ABB। और ये बन गया, अगर बेस वहां आता है, बेस एंगल वहां आता है, और अगर बच्चे बेस एंगल आ जाता है नीचे, बेस एंगल यहां आ जाता है, बेस एंगल नीचे आता है, तो ये बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। बात समझ आई? तो बेटा पोजीशन ऑफ किसकी, एंगल की पोजीशन जो है वो बताएगी कि कौन सा। अगर थीटा वाला एंगल लेते हो तो बेस ऊपर वाला, अल्फा वाला एंगल लेते हो तो बेस नीचे वाला। समझ गए बात? तो हम मोस्टली कौन सा वाला लेते हैं? अल्फा वाला लेते हैं, ठीक है ना? तब जाके अब बात आ जाती है कि हमारे पास रेशियोज। अब ये वाला कंसेप्ट मेन था, ये आपको समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास रेशियोज कौन कौन सी होती हैं? 3 रेशियोज हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है। फिर इनकी इनवर्स रेशियोज हैं। साइन की क्या होती है? कोसिकेंट। बेटा हाँ, नो, कोसाइन तो बेटा खुद है, दैट इज कोसिकेंट। या फिर कोसाइन की सीकेंट और टेंजेंट की कोटेंजेंट। यस, इनको शॉर्ट फॉर्म्स क्या है? SIN साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। Cosec is 1 by sine, sec is 1 by cos, cot is 1 by tan। ठीक है जी। अब साइन किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये बेस अपॉन tan is equal to perpendicular upon, and also that is equal to sin upon cos। बेटा साइन अपॉन कॉस करके ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। देख लो, इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो एच कट जाएगा, तो पी अपॉन बी बन जाएगा। तो ये बात यहां तक समझ आई आपको? इनकी वैल्यूज क्या होंगी दैट वी विल सी लेटर। तो यहां तक ये समझ आया? यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का? तो चलिए इसको रिव्यू कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 11th, ठीक है। यहां पे हम बेसिक्स जो होगा, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ फिजिक्स है, मोस्टली थ्योरेटिकल है, बट विद द वेरी गुड कंसेप्ट्स अबाउट द फिजिक्स दैट विल डील टुमारो। ओके, अगर वहां तक भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, लेट मी नो अबाउट दैट। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके बेटा, सी यू टुमारो। Thank you, students. Please do not forget to subscribe and share the channel, Dr. Dushan's Physics class. Please subscribe and share it to the maximum. Thank you.